वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 13 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल टोमेटो फ्लू के बारे में है। तमिलनाडु ने अभी अपने बॉर्डर्स पे सर्विलांस बढ़ा दिया है बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि जो टोमेटो फ्लू केरला में फैला है वो उनके यहाँ भी आ सकता है। टोमेटो फ्लू सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि किसी सब्जी के नाम जैसा नाम रख दिया गया है। तो क्या होता है टोमेटो फ्लू में? ये एक वायरल डिसीज है। इसमें जो बॉडी पे रैशेस आते हैं या ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे फफोले, वो रेड कलर के होते हैं। वो टमाटर के बीज जैसे होते हैं या उसका कलर वैसा होता है। एंड दैट इज द रीजन कि इसे ये नाम दे दिया गया है। जो फीवर है वो बेसिकली 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। कई सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। ब्लिस्टर्स तो होंगे ही ऑब्वियसली, तेज बुखार होगा, बॉडी में दर्द होगा, जॉइंट्स पे स्वेलिंग होगी और फटीग भी देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन में बात यह है कि कॉन्टेजियस भी है। जैसे कि बाकी फ्लूज अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें होने का खतरा बना रहता है। सिमिलरली टोमेटो फ्लू भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाए और बहुत ही केयरफुली उस व्यक्ति की केयर की जाए, मेडिकेशन किया जाए। ट्रीटमेंट सेल्फ लिमिटिंग फ्लू है ये। धीमे धीमे खुद से ही इसका प्रभाव कम हो जाता है। कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, सपोर्टिव केयर किया जाता है। मतलब जो भी दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है तो दर्द की मेडिसिन आप ले सकते हो, बुखार है तो बुखार के लिए मेडिसिन ले सकते हो, और वो जो सपोर्टिव केयर रिक्वायर्ड है वही दिया जा सकता है। कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। सिम्टम्स धीमे धीमे कम हो जाएंगे और बीमारी भी ठीक हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव जी ने अभी हाल ही में नेशनल स्टेटमेंट डिलीवर किया। 15th सेशन अभी चल रहा है कॉप का। किसका कॉप? यूएनसीसीडी का, कोट डी आइवर में। कोट डी आइवर एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। घाना इसका पड़ोसी देश है। पड़ोसी देशों में बुकीना फासो, माली, गिनी और लाइबेरिया भी शामिल है। तो ये कोट डी आइवर है, ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जहां पर अभी कॉप की ये मीटिंग चल रही है यूएनसीसीडी की। यूएनसीसीडी का कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक ग्रुप है जिसमें होती हैं सरकारें और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूरोपियन यूनियन। इनका काम होता है कि ये इस कन्वेंशन को गाइड करें कि कैसे हम ग्लोबल चैलेंजेस हैंडल कर सकते हैं, जिसके लिए इस पूरे कॉन्फ्रेंस को तैयार किया गया। कुल मिला के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इस कन्वेंशन के लिए एक मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये डिसाइड करते हैं कि हम डिजर्टिफिकेशन को कैसे कॉम्बैट करेंगे या जो एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा। जो कॉप है उनकी मीटिंग 2 साल में एक बार होती है और 2001 से ही ये मीटिंग होती रही है। अभी तक इसके 14 सेशंस हो चुके हैं, यानी कि 14 मीटिंग्स, और 15वीं अभी चल रही है। जो 14वां सेशन था वो 2019 में न्यू दिल्ली में हुआ था, और जो 15वां है वो 9 से 20 मई के बीच में 2022 का जो समय है अभी वहां पर कोट डी आइवर के अबिदजान में चल रहा है। फोकस एरिया बेसिकली ड्रॉट तो होगा, डिजर्टिफिकेशन है तो ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन ये तो रहेंगे। कुछ रिलेटेड इनेबलर्स भी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि लैंड राइट, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एम्पावरमेंट, इन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। इस बार की थीम रही लैंड लाइफ लेगेसी, फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ये तो रहा यूएनसीसीडी का मामला। अब आइए इसकी भी बात कर लेते हैं ना, यूएनसीसीडी के बारे में बात कर लेते हैं। 1984 में यूएनसीसीडी को स्टैब्लिश किया गया। अगर आप देखें तो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट इसे लिंक करते हुए जहां पर हम बात करते हैं सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की, जमीन को सही तरीके से मैनेज किया जाए, उस संबंध में ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जहां पर कही गई बातों को मेंबर पार्टीज को जरूर से फॉलो करना होगा। जो कन्वेंशन है वो एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज, जिन्हें आप ड्राई लैंड भी बोलते हैं, उन सभी पर फोकस करता है, जिनमें कुछ बहुत ही वल्नरेबल इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो दुनिया में ये लोकेशंस कहीं भी हों उन पर फोकस किया जाएगा, रिस्टोरेशन के प्रयास किए जाएंगे। कन्वेंशन की 197 पार्टीज हैं। पार्टीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केवल कंट्रीज नहीं है बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसकी पार्टी, जो कोशिश करते हैं कि जो ड्राई लैंड वाले एरिया में लोग रह रहे हैं उन्हें लिविंग कंडीशंस मिल जाएं, उनके लैंड और सॉइल प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर किया जाए, ड्रॉट की कंडीशन में उन्हें कम नुकसान हो। यूएनसीसीडी कमिटेड है बॉटम अप अप्रोच को लेकर। आप लोकल लेवल पे काम करिए, नीचे के लेवल पे काम करिए, धीमे धीमे बड़े रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन कि लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन पर फोकस किया जाता है डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने के लिए।
2016 में एक प्रश्न आया था। इस प्रश्न को बताने का मेरा एक उद्देश्य और भी है कि आप देखें कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। यूजुअली जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पर अगर किसी टॉपिक के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई हो, इंपॉर्टेंस की बात की गई हो, तो एक जनरल सा नोशन क्या होता है कि अरे ये तो मीन्स का पॉइंट हुआ, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मीन्स में आएंगे, या फिर ये बात मेरे मीन्स में काम आएगी। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यूएनसीसीडी की इंपॉर्टेंस। यू मे फील कि ये मीन्स का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि इसका एम है कि हम इफेक्टिव एक्शंस लें इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम और सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप के माध्यम से। अब यहां पर इस टॉपिक के एम की बात की गई है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है इसके फोकस एरिया पर। फोकस एरिया हम बता रहे हैं कि साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन पे स्पेशल फोकस ये रखते हैं और ज्यादातर फाइनेंसेस इसी एरिया के लिए दिए जाते हैं। तीसरा यह है कि ये कमिटेड है बॉटम अप अप्रोच को लेकर। तो देखिए, दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला गलत है। बिकॉज यहां पे ऐसा कोई फोकस एरिया नहीं है, जहां भी लैंड डिग्रेडेड है वो फोकस करते हैं। कुल मिला के इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, इंप्लीकेशंस, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो इन सब चीजों पे भी ध्यान रखें। एम, ऑब्जेक्टिव्स, फोकस एरियाज, अप्रोच, इन सबसे भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको गाइड करते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन किस नेचर के आ सकते हैं। और जब भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उस नेचर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर भी ध्यान रखते हैं। सो ये एक गाइडिंग बात हो गई आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं ओनली आईएएस का, तो फिर आप इनवाइटेड हैं। आप जो ओल्ड राजेंद्र नगर में ओनली आईएएस का ऑफिस है, वहां पे आके अपना फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं 15 मई 2022 को। आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स अवेलेबल हैं 9:30 से 11:30 के बीच में, 1 से 3 और 4:30 से 6:30 के बीच में। खुद को रजिस्टर करिए और बता दीजिए कि आप किस टाइम अपना टेस्ट देना चाहते हैं। आइए और इत्मीनान से बैठ के अपना टेस्ट दीजिए। जानकारी के लिए कॉल करिए इस नंबर पे जो आपके सामने अवेलेबल है ऑन द स्क्रीन, या फिर आप मेल भी कर सकते हो। चलते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला आर्टिकल, जो कि मिशन अमृत सरोवर के बारे में है। 75 पॉइंट्स गाजियाबाद में तैयार कर लिए गए हैं कि उन्हें रिवाइव करेंगे हम सेंटर के अमृत सरोवर स्कीम के माध्यम से। अप्रैल के इस साल में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉइंट्स एटलीस्ट या तो कंस्ट्रक्ट करने हैं या उन्हें डेवलप करना है। इनिशिएटिव के तहत जो एक पॉइंट तैयार होगा वो कम से कम 1 एकड़ का होना चाहिए और उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए 10,000 क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करने की। टोटल एरिया इस लिहाज से कुछ ऐसा होगा कि हम 50,000 वाटर बॉडीज पूरे भारत की टेरिटरी में डेवलप कर लेंगे। कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें हिस्सा बनती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब ये जो मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब इसका हिस्सा है। टेक्निकल पार्टनर है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। 2023 के 15 अगस्त तक इस पूरे मिशन अमृत सरोवर को इंप्लीमेंट करना है। स्ट्रेटजी क्या है, कैसे करेंगे इसको? स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। मनरेगा में जो काम दिया जाता है, 15 फाइनेंस मिशन का जो ग्रांट है उसमें भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो सब स्कीम है, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, हर खेत को पानी, इन सभी स्कीम्स का इस्तेमाल करेंगे हम इन सरोवरों को बनाने के लिए। मिशन में हम सिटीजन्स को मोबिलाइज करेंगे, नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करेंगे इस पूरे एफर्ट को सप्लीमेंट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के बारे में है। इंडिया को भी हाल ही में सर्वसम्मति से नया चेयर चुन लिया गया है AAEA के लिए, यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के लिए। इंडिया चेयर करेगा इस बॉडी को 2022 से 24 के बीच में। देखिए, जो मीटिंग है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अभी हाल ही में हुई है फिलीपींस मनीला में, वहीं पर यह डिसीजन लिया गया। बात करते हैं AAEA के बारे में। यह 1998 में बनाया गया नॉन पार्टीशन फोरम है, मतलब इनका फोकस एक इंक्लूसिव इलेक्शन डेवलपमेंट पे होता है। किसी पार्टी, किसी कंट्री को फोकस में नहीं लेते, बल्कि इलेक्शन प्रैक्टिसेस को ओवरऑल कैसे डेवलप किया जाए, इसको लेकर सभी देशों के जो भी इसका हिस्सा हैं, जो इलेक्शन अथॉरिटीज हैं, वो इकट्ठा होती हैं, एक अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि कैसे इलेक्शंस को और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, जिससे कि हम गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकें। 20 एशियन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसका हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इसका हिस्सा है, जो फाउंडिंग मेंबर भी रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइस चेयर करता है इंडिया की ओर से 2011 से 13 के बीच को, और 2014 से 16 के बीच में चेयर जो मिला वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला था, इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके लिए। AAEA एसोसिएट मेंबर भी है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, यानी कि वेब के लिए। ये दुनिया भर के इलेक्शन
अथॉरिटीज को, जो कई सारी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको शामिल करता है और ग्लोबल लेवल पे इलेक्शन प्रैक्टिसेस को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। एक स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि सर क्या मार्स पे अर्थक्वेक आता है क्या? मैंने कहा आपकी ये बात सुनकर मेरे पेट में हेडेक शुरू हो गया है। आपने इतना कठिन सवाल जो मुझसे पूछ लिया है, ऑब्वियस सी बात है कि पेट में हेडेक नहीं हो सकता, पेट में स्टमक एक होता है, हेडेक सिर में होता है। बिल्कुल वैसे ही मार्स पे अर्थक्वेक क्यों आएगा? मार्स पे जो क्वेक आएगा उसे हम मार्स क्वेक कहेंगे। तो यही है हमारा टॉपिक, मार्स क्वेक। नासा ने अभी रिपोर्ट किया है, जो उनका इनसाइट मार्स लैंडर है, अभी तक किसी भी दूसरे प्लेनेट पे जो भी हमें क्वेक्स दिखे हैं उनमें सबसे बड़ा क्वेक मार्स पे जो मिला है वो मार्स क्वेक है। अर्थ पे जो क्वेक्स आते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से होते हैं। चूंकि मार्स पे कोई टेक्टोनिक प्लेट है ही नहीं, रैदर पूरा मार्स एक जाइंट प्लेट से बना हुआ है, उसका पूरा क्रस्ट एक जाइंट प्लेट पे बना हुआ है। तो फिर वहां पे कैसे क्वेक्स आते हैं? जो मार्स क्वेक्स आते हैं वो बेसिकली इस प्लेट में किसी स्ट्रेस, किसी दबाव की वजह से हो सकता है, जिससे कुछ रॉक्स फ्रैक्चर हो जाएं या कोई फॉल्ट क्रिएट हो जाए इसके क्रस्ट में, उसके रिजल्टेंट वहां पर क्वेक्स आते हैं। कई दफा आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से बना के पूछ लिए जाते हैं ट्रिक करने के लिए कि मार्स पे टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, और दूसरा कि मार्स पे क्वेक्स नहीं आते। आपको लगेगा बात तो ठीक है, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है तो क्वेक्स क्यों आएंगे? बट ऐसा नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है लेकिन फिर भी जो उसका क्रस्ट है उस पर किसी प्रकार के स्ट्रेस की वजह से क्वेक्स आ सकते हैं। तो अभी जो क्वेक हमने रिपोर्ट किया मार्स क्वेक, वो अभी तक किसी भी दूसरे प्लैनेट पे रिपोर्ट किया गया सबसे बड़ा क्वेक है, एंड दैट इज रीजन कि हम इसे कह रहे हैं मॉन्स्टर क्वेक। इनसाइट मिशन की बात करते हैं, नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम है। हम इसके बेसिस पे मार्शियन सरफेस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसके इंटीरियर को स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के क्वेक्स हमें अच्छी जानकारी दे सकते हैं मार्स के बारे में, क्योंकि सिस्मिक वेव्स आपको पता है किसी भी जो प्लैनेट होता है उसके इंटीरियर को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, तो वहां के सिस्मिक वेव्स हमें प्लैनेट के डीप इंटीरियर को स्टडी करने में मददगार साबित हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लोकल बॉडी पोल्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि हर राज्य में लोकल बॉडी के जो भी पोल्स हैं वो 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले हो जाने चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हाँ हमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना है इसलिए हम पोल्स डिले कर रहे हैं, या फिर हमें डिलिमिटेशन करना है इसलिए हम पोल्स डिले कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है 5 साल पूरा होने से पहले 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट करता है आप इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। और अगर जो ग्राम सभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, जो पंचायतें हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं 5 साल पूरा होने के पहले, तो आप 6 महीने के भीतर इलेक्शन करवाइए। यही प्रावधान है। बेसिकली यहां पर जो मामला है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रीशफलिंग कर रहे हैं, दैट इज रीजन की इलेक्शन डिले होगा। या फिर अभी कुछ समय पहले मामला आया था कि ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे, जिसके बारे में क्वांटिफेबल डेटा की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो जो डेटा दिया गया उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो अभी वर्तमान की व्यवस्था है उसी की बेसिस पे आप इलेक्शन करवाइए, अभी हमें 27% का रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 20% का जो रिजर्वेशन है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है, लेकिन अगर वहां पे शेड्यूल कास्ट किसी भी राज्य में और शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर संख्या कम है तो इसके रिजर्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। तो अभी वो चाहते हैं कि वहां पे 27% का जो रिजर्वेशन है वो पूरा मिले अदर बैकवर्ड क्लासेस को, लेकिन उसके लिए जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या पैरामीटर्स अभी हम जानेंगे। देखिए, इसके पहले देखिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो यही है कि 5 साल पूरा होने से पहले इलेक्शन होने चाहिए, और अगर डिसोल्यूशन होता है पंचायतों का या म्यूनिसिपैलिटीज का तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन होना चाहिए। यहां पर यह जिम्मेदारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसकी होती है। अगर मान लीजिए कि पंचायत भंग हो जाती है और अगली पंचायत के चुनाव होने में 4.5 साल पे मान लीजिए भंग हो जाती है, तो 6 महीने बाद तो 5 साल पूरा हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, फिर तो जो फ्रेश इलेक्शंस होने हैं उनमें ही हो जाएगा। आपको पता होगा कि पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए 3 साल का टर्म पूरा हो गया है तो जो इलेक्शंस होंगे वो 2 साल के लिए ही होंगे, और बाकी जब फ्रेश इलेक्शंस होंगे तो फिर वो अगले 5 साल के लिए पूरे होंगे। तो ये पूरा जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो फॉलो होना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। अब यहां पे वो कहते हैं, बात करते हैं ट्रिपल टेस्ट के बारे में। जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार के 27% रिजर्वेशन आप दीजिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो उनका ये कहना है कि ट्रिपल टेस्ट आप फॉलो करिए। ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान 2010 में आया था कृष्णामूर्ति वर्सेस NORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहां पर उन्होंने बोला कि लोकल बॉडीज में अगर सीट्स को रिजर्व करना है तो ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा। ट्रिपल टेस्ट में पहला मतलब तो ये है कि एक डेडिकेटेड कमीशन हो जो इंपिरिकल इंक्वायरी के बेसिस पे ये बताए कि हाँ जिसे रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सच में बैकवर्ड है, और अभी जो कमीशन की रिकमेंडेशन गई थी सुप्रीम कोर्ट की वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। दूसरा,
कि रिजर्वेशन का प्रपोर्शन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि नुकसान ना हो किसी कम्युनिटी को। पता चला कि कोई कम्युनिटी 10% है, आप उसको 30% रिजर्वेशन दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और तीसरा ये है कि जो भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो 50% का जो लैंडमार्क है उसको ब्रीच ना करे। 3 जजेस की जो बेंच है, विकास कृष्णा राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 2021 के मार्च में, उन्होंने भी ट्रिपल टेस्ट केस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है ओबीसी को जो लोकल बॉडी में रिजर्वेशन देने की बात महाराष्ट्र में चल रही थी उसके लिए। तो ये पूरा मामला अभी महाराष्ट्र की कंट्रोवर्सी के रेफरेंस में चल रहा है, ठीक है। 2017 में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस टर्म पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सही जवाब था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो बी वाज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एडिनो वायरस के बारे में है। हाल ही में WHO ने बोला कि 348 प्रोबेबल केसेस हेपेटाइटिस के आए हैं बच्चों में, जिसे हम लिंक कर रहे हैं एडिनो वायरस के साथ। मतलब एडिनो वायरस ने कॉज किया हेपेटाइटिस को। ये केसेस 20 देशों में देखे गए। ये एक नया ट्रेंड है। एडिनो वायरस देखिए एक कॉमन वायरस है जिससे कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। आइस की लाइनिंग में प्रॉब्लम होना, एयरवेज, लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम, ये सभी को प्रभावित करता है। इसमें बुखार होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है, स्टमक में इन्फ्लेक्शन हो सकता है या आंखें लाल हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं एडल्ट्स की तुलना में। हालांकि किसी को भी हो सकता है। अलग अलग तरीके के एडिनो वायरस होते हैं। इनका कोई सीजन नहीं होता, साल में किसी भी समय किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। एडिनो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है क्लोज कॉन्टैक्ट या फ्लूइड की मदद से। इन्फेक्शंस अगर माइल्ड हैं तो धीमे धीमे खुद ही ठीक हो जाते हैं और कई दफा ये दूसरी बीमारी को भी कॉज कर देते हैं। जैसे कि इस केस में ये बताया जा रहा है कि एडिनो वायरस हेपेटाइटिस को कॉज कर रहा है। चिंता की बात है। साइंटिस्ट ने इसके पहले एडिनो वायरस को मॉडिफाई करके कुछ वैक्सीन भी बनाई हैं, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन को भी बनाया गया था एडिनो वायरस को मॉडिफाई करके। रिवीजन करते हैं। टोमेटो फ्लू 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, शुद्ध रूप से सही है। UNCCD नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, गलत है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मिशन अमृत सरोवर, इसके माध्यम से एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज में हम इंडिविजुअल्स को मोबिलाइज करके एक्शन लेंगे ताकि वाटर पोल्यूशन रोक सके, गलत है। वाटर पोल्यूशन का तो कोई ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज 1998 में स्टैब्लिश हुआ, सही है। इनसाइट मिशन सन के कोरोना को स्टडी करेगा, गलत है, मार्स की बात हो रही है। तो ये तो सेशन हो गया कंप्लीट। PDF कहाँ मिलेगी आपको पता है ना, ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे। वहां कैसे पहुंचेंगे, स्कैन कर लीजिए QR जो आपके सामने है, वहां पे जाइए, रिवीजन करिए, चैनल को भी ज्वाइन कर ही लीजिएगा आप लोग और बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।